प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज की यह कॉन्फ्रेंस कल माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो केंद्र का बजट प्रस्तुत किया, उस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ है उस पर मूल रूप से केंद्रित है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे राइट हैंड पर बैठे हैं श्री अजय खटाना जी, जो भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिले के, जो मेरी लोकसभा का एक हिस्सा है, उसके अध्यक्ष हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हैं श्री अरविंद गर्ग जी, जो मेरी लोकसभा है उसमें चांदनी चौक हमारा एक जिला है, उस जिले के अध्यक्ष हैं। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने यूनियन बजट में एमएसएमई सेक्टर को उसके केंद्र में रखा है। जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि हम उद्योगों की बात कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और जब वर्ड एंटरप्राइज आता है तो उसमें उद्योग भी आते हैं और उसके अंदर हमारे व्यापारियों की दुकानें और वो भी आते हैं। एक चेयर में विपुल जी जी, उसमें वो दुकानें भी आती हैं। तो कुल मिलाकर के एमएसएमई सेक्टर का मतलब है ट्रेड और लघु उद्योग। तो इस बार पहली बार एमएसएमई सेक्टर को केंद्र में रखा है। और जहां तक हमने बजट का अध्ययन किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है विकसित भारत 2047 तक, अब आने वाले समय में एमएसएमई सेक्टर उसका ड्राइवर बनेगा, उस इकोनॉमी का ड्राइवर बनेगा। ये बजट के कुछ प्रावधान जिनका मैं आपके साथ उल्लेख करूंगा, वो इसको बहुत स्पष्ट करते हैं। वास्तव में ये बजट एमएसएमई सेक्टर की जो कैपेबिलिटीज है, उन कैपेबिलिटीज को और अधिक मजबूत करेगा। अक्सर हमारे सेक्टर को फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने जो जो प्रावधान किए हैं उनसे अब लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको एक शब्द में कहूं तो ये जो बजट है एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लिक्विडिटी से कैपेबिलिटी की ओर है। जो लोग अपने व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, जो लघु उद्योग अपने उद्योग को बड़ा करना चाहते हैं, हमारी सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी है। ऐसा बजट के अंदर जो प्रावधान है उसको कहा गया है। कल जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया तो उन्होंने खास तौर पर एक वर्ड कहा था कि एमएसएमई विकास का चैंपियन होगा। विकास यानी उन्होंने कहा था कि चैंपियन ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि व्यापारी और लघु उद्योग वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एकदम प्राथमिकता पर है। और डेवलपमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं और आने वाले समय में डेवलपमेंट के जितने भी कदम उठाए जाएंगे, उसका सीधा लाभ वो हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। इसमें एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि यदि हम सारे बजट के प्रावधानों को देखें तो सारे प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी भारत का विजन है, जो उन्होंने पूर्व में कहा था कि भारत में बना सामान खरीदो और भारत में सब बना हुआ सामान बेचो। इसका मतलब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। यानी कि हम डोमेस्टिक यूसेज को भी भारत
भारतीय सामान से युक्त करें और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया। तो जो स्वदेशी की जो कल्पना है वो भी बजट में रखी गई है। तो कुल मिलाकर के ये बजट स्वदेशी की कल्पना और विश्व का बाजार, उन दोनों के बीच के तालमेल का ये अनूठा दस्तावेज है, ऐसा प्रावधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान बजट में किए गए हैं। सबसे पहले 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की है, जिससे उनकी ये मंशा साफ झलकती है कि एमएसएमई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और हमारी जो एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज है उसके साथ सरकार एमएसएमई सेक्टर को जोड़ना चाहती है और उसके लिए 3 मजबूत आधार की घोषणा की गई। एक इक्विटी सहयोग, एक बेहतर तरलता यानी लिक्विडिटी, और एक प्रोफेशनल असिस्टेंस। और अगर ये 3 चीजें, जो 3 फंडामेंटल एमएसएमई सेक्टर के लिए कहे गए, अगर ये 3 फैक्टर को हम देखें तो केवल किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन 3 फैक्टर्स की जरूरत होती है। इक्विटी यानी कि पैसा, लिक्विडिटी यानी बाजार के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, और तीसरा अगर प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाए तो हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस बारे में जो प्रावधान बजट के अंदर किए गए, प्रोफेशनल एडवाइस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ऐसे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ छोटे मॉड्यूल बनाएंगे कि आपको अपने व्यापार में कैसे करना चाहिए, बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी चाहिए। तो जो इस प्रकार के मॉड्यूल बनेंगे, उन मॉड्यूल के आधार पर हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, न केवल सेक्टर वालों की बल्कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी। और जब स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग होगी तो निश्चित रूप से आज जिसका व्यापार सपोज 100 करोड़ रुपए, तो कल उसका व्यापार 10x हो सकता है। इस प्रकार की सोच बजट के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत फंड की भी घोषणा की गई है, जिससे हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं, व्यापारी हैं, उन पर हमेशा बैलेंस शीट का दबाव बना रहता है। तो इस 2000 करोड़ रुपए का जो आत्मनिर्भर भारत फंड है, उस फंड से ऐसे उन सब लोगों की मदद हो सकेगी, ऐसा कल प्रावधानों में कहा गया है। अभी एक प्रश्न ये आता है कि हमारे व्यापारों में हमेशा फाइनेंस की दिक्कत रहती है। हालांकि मुद्रा योजना है, उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके लिए हमेशा पैसे की तकलीफ रहती है। उसके लिए कल 4 बड़े इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बजट के अंदर हुए हैं। पहला अनाउंसमेंट है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। यदि मैंने किसी व्यक्ति से सामान लिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, उस व्यक्ति ने यदि मैंने उससे सामान खरीदा और उसने मेरे को इनवॉइस कर दिया, तो वो इनवॉइस की डिस्काउंटिंग हो सकती है ट्रेड्स में। तो जिसने माल बेचा उसको समय पर पैसा मिल गया और मुझे समय मिल जाता है कि मैं धीरे धीरे करके उस पैसे को चुकता कर दूं। तो कल जो उन्होंने वित्त मंत्री जी ने कहा कि ट्रेड्स को मैंडेट किया गया है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सीपीएसई, उनसे जो भी परचेज करेंगी
और मैंने यदि सीपीएसई को माल बेचा है तो मेरे इनवॉइस को डिस्काउंट किया जाएगा। ये इससे जो हम लोगों को पैसे की जो तकलीफ आती है वो तकलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि इनवॉइस करते ही हमारे इनवॉइस डिस्काउंट हो जाएगी तो पैसा हमें मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पैसा लिया और कहीं वो चुका नहीं पाया, ऐसे भी बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं। तो कल जो दूसरी घोषणा उन्होंने करी है कि सरकार क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देगी इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए। तो जो सीपीएसई को यदि किसी कारण से जो डिस्काउंट करेगा ट्रेड्स में, यदि उसको समय पे पैसा नहीं मिलता है तो भारत सरकार उसकी उस पैसे की गारंटी कर रही है। ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल बजट के अंदर हुई है। तीसरा, जैम पोर्टल हमसे बहुत सारा सामान खरीदता है एमएसएमई सेक्टर से, तो अब जैम पोर्टल पर भी जो हमारे इनवॉइस जनरेट होंगे उनको भी ट्रेंड्स के साथ जोड़ा गया है। यानी कि मैं अगर जैम पोर्टल पर किसी को सामान बेचूंगा तो वो इस इनवॉइस भी मेरा डिस्काउंट हो जाएगा अंडर ट्रेड्स। इसके अलावा ट्रेड्स के जो रिसीवेबल है, जो ट्रेड से जो पैसा आता है वो सेकेंडरी मार्केट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी मुझे रॉ मटेरियल लेना है तो मैं उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। ये भी कल सरकार ने घोषणा की है। अब सरकार की इस घोषणा से जो हमारा बिजनेस का इकोसिस्टम है वो फास्टर होगा, वो चीपर होगा और वर्किंग कैपिटल हम लोगों को बहुत आसानी के साथ में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कही है तो उसमें सरकार ने घोषणा करी है कि कॉरपोरेट मित्र बनाए जाएंगे। तो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो मॉड्यूल तैयार करेंगे और मॉड्यूल तैयार करके ये हमारे जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको कॉरपोरेट मित्र बनाएंगे, उनको एडवाइस देंगे, एडवाइस दे करके उनको उनके सिस्टम को कॉरपोरेटाइज करेंगे और उससे वो कॉरपोरेटर मित्र की एक परिभाषा वो सरकार ने उसके अंदर रखी है। इसके अलावा क्योंकि बाजार में पैसे की लागत बहुत है तो कल सरकार ने जीईसीएल का पूरा मतलब है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसमें 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फंड ऑफ फंड्स उसमें 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और रैम्प स्कीम में, रैम्प का मतलब है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, उस रैम्प में सरकार ने 1500 करोड़ का प्रावधान किया है। पीएम विश्वकर्मा में 3,861 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आत्मनिर्भर भारत फंड में 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। तो ये जो लगभग 7-8 अलग अलग स्कीम्स में सरकार ने जो वित्तीय सहायता देने की बात कही है उससे हमारे पूरे व्यापार में, एमएसएमई सेक्टर का जो पूरा व्यापार पूरे हिंदुस्तान में है उसमें ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल लिक्विडिटी आ जाएगी, पैसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। जो लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी भी सरकार से उपलब्ध हो सकती है, उनको पैसा भी उपलब्ध हो सकता है, पैसा रॉ मटेरियल के लिए, पैसा फिनिश प्रोडक्ट के लिए और पैसा पैकेजिंग के लिए। तो इन 3 चीजों के लिए पैसा आसानी से मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी घोषणा हम लोग मानते हैं और पूरे देश के व्यापारियों ने इसका जबरदस्त स्वागत किया है। कल जब बजट से लेकर के और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे देश भर से व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि अब व्यापार की नई अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। एक तो जो व्यापार मैं अभी कर रहा हूँ मैं उसको कितना आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन चूंकि आने वाले समय में बहुत सारे नए व्यापार डेवलप होंगे तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि नए कौन से ऐसे व्यापार हैं जिनको हम डाइवर्सिफाई कर सकें, क्योंकि उसके लिए अभी तक मैं डाइवर्सिफाई करना तो चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब सरकार की जो इतनी स्कीमें हैं
उनके जरिए से मुझे पैसा मिल जाएगा। एक और बड़ा काम कल जो हुआ है, वो सरकार ने 5,98,520 करोड़ रुपए का आउटले वो लॉजिस्टिक के लिए एलोकेट किया है। और लॉजिस्टिक का मतलब बड़ा स्पष्ट है। अगर हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माल भेजने का जो सिस्टम है, माल का जो सिस्टम है, वो सिस्टम यदि एफिशिएंट हो जाता है, वो सिस्टम यदि समय पर सामान डिलीवर कर देता है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। आज जो वस्तु मान लीजिए हमको 100 रुपए में बनती है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हमारी एफिशिएंट होती है तो कल वो वस्तु 90 रुपए की बन सकती है। और अगर स्वाभाविक ही मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी मेरी लैंडिंग कॉस्ट यदि कम होगी, तो निश्चित रूप से जो आम कंज्यूमर है उसको भी अब सस्ते दामों पर सामान मिलेगा। तो 5,98,520 करोड़ रुपए जो सरकार ने लॉजिस्टिक सेक्टर में दिए हैं, वो माल ढुलाई को तेज, सस्ता और प्रभावशाली बनाएगा। और इसमें भी सरकार ने ग्रीन प्रोडक्ट कॉरिडोर, फास्टर क्लियरेंस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लॉजिस्टिक पर विशेष जोर दिया है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री जी ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में दिए हैं। कंटेनर की एक बड़ी समस्या अक्सर हमारे सामने आती है, तो 10,000 करोड़ रुपए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में आने से हमारा जो स्टोरेज है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, वो और आसान हो जाएगा। ऐसा बजट के प्रावधानों से सीधे सीधे दिखाई देता है। इसके अलावा सरकार ने 7 नए रेलवे कॉरिडोर की बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा फोकस दिया है। महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति करके करके उन्होंने एक स्कीम निकाली है। युवाओं के लिए स्टार्टअप किए हैं। हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनेगा, इसकी घोषणा करी है। जितनी और सरकार की घोषणाएं हैं, उसका अप्रत्यक्ष लाभ एक व्यापारी को मिलता है। क्योंकि यदि कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसके लिए स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, उसके लिए और भी सामान चाहिए। वो सामान सीधा हमारे या तो हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है उसको, या हमारे व्यापारी उसको बेचते हैं। तो जितना पैसा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया है, जितना स्टार्टअप सिस्टम में दिया है, या और अन्य चीजों में दिया है, उसका भी बड़ा लाभ हमारे देश के व्यापारियों को मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार ने बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को बेहद कम किया है। तो कस्टम ड्यूटी कम होने से जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है वो सस्ता हो जाएगा, और अगर वो रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो निश्चित रूप से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी सस्ती होगी और हम कम कीमत पर माल बेच पाएंगे। अब इस सारी जो एक्सरसाइज है, इसका जो मूल है, मूल इसका ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि भारत, जिसको अभी तक हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी कहते थे, अब धीरे धीरे करके वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के में भी परिवर्तित हो और भारत में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, और वो प्रोडक्शन जहां हम भारतवासियों के काम आए वहीं उसका एक्सपोर्ट भी हो। तो ये कुल मिलाकर के जितने हम जो समझ पाए हैं, बजट में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, वो हमारे डोमेस्टिक, हमारी इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन है उसको मजबूत करने के लिए किया गया है। पूरे देश में इसका इन सारी घोषणाओं का बड़ा स्वागत हुआ है। प्रथम दृष्टि में शायद लोगों को लगता होगा कि फलानी चीज के रेट कम नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये जितने जो प्रावधान है, ये प्रावधान अल्टीमेटली हमारी लैंडिंग कॉस्ट को कम करेंगे, और जब लैंडिंग कॉस्ट कम होगी
तो बाजार में महंगाई दर को भी हम काबू में रख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ है। मैं केवल इसमें एक जानकारी और देकर के अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के इस स्वदेशी विजन को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आने वाली 1 मई से 4 मई तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कर रहा है। और कल बजट में इसकी घोषणा जो कदम उठाए गए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसकी घोषणा से हमारे इस अभियान को और अधिक मजबूती मिली है, क्योंकि इस 4 दिन के भारत व्यापार महोत्सव में पूरे देश से 2000 से अधिक भारतीय सामान बनाने वाले लोग आएंगे, व्यापारी आएंगे। वो अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे भारत के व्यापार की ताकत का एक दर्शन न केवल हिंदुस्तान में हो बल्कि पूरे विश्व को उसका दर्शन होना चाहिए। इस प्रकार का आयोजन हम कर रहे हैं जिसमें लगभग 2 लाख बिजनेस डेलीगेट पूरे देश से आएंगे और लगभग 10 लाख लोग अन्य लोग उसमें आने वाले हैं। और वहां पर बहुत सारे बैंक होंगे, बहुत सारे और चीजें होंगी। और पहली बार ये जो इस प्रकार का आयोजन है ये देश में पहली बार हो रहा है इतने बड़े मेगा स्केल पर। और इसमें बहुत सारे आपको नए आइटम्स देखने को मिलेंगे जो इनोवेटिव है, जो भारत में पहले बनते नहीं थे और अब बने हैं। और उनकी जो क्वालिटी है, क्योंकि मैं पूरे देश में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जिन जिन आइटम्स को देख रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज इक्वलेंट टू एनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो इस तरीके का ये है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट कल का है, पूरा देश के व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर इसका स्वागत करता है। और ये जो प्रावधान है इसमें बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए भी वित्त मंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा की है। वो कमेटी बनाई जाएगी जो बैंकिंग सेक्टर को ठीक करेगी। और इसी प्रकार से अन्य सेक्टर के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके सबल नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार मानता हूं। और उनके मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम देश के एमएसएमई सेक्टर की ओर से धन्यवाद करते हैं कि इस बार उन्होंने बजट को एमएसएमई सेक्टर को केंद्र में रख करके बनाया है। तो उसके लिए वर्तमान सरकार को बहुत बहुत बधाई है। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न का प्रवीण जी संतोष दुबे बोल रहा हूँ, यूएनआईवाता से हूँ। मेरा सवाल, आप कैट के महासचिव हैं, तो बीजेपी नेता से नहीं है, सांसद से नहीं है, कैट के महासचिव से है। आप उस नजरिए से बताइए, व्यापारी जीएसटी में छूट और मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहा था, वो पूरी नहीं हुई है। आप इसे कैसे देख रहे हैं व्यापारियों के नजरिए से? देखिए, व्यापारियों के नजरिए से इसको देखें तो मुद्रा योजना के जरिए ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए पूरे देश भर में हमारे व्यापारियों को प्राप्त हुए हैं। और यही वजह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब किसी एक देश ने हमारे खिलाफ टैरिफ लगाया, भारत की जो विकास दर थी वो 7.9% से बढ़कर के 8.2% हो गई। क्योंकि हमें मुद्रा केवल मुद्रा ही नहीं, सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, एमएसएमई मंत्रालय की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके जरिए से हमको मिला है। नंबर 1, जहां तक आपने जीएसटी का प्रश्न पूछा, तो जीएसटी को रैशनलाइज करने के लिए जीएसटी काउंसिल बहुत सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसी जानकारी एक व्यापारी नेता के रूप में मेरे पास में उपलब्ध है। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीएसटी एक जीएसटी काउंसिल के जरिए से उस पर निर्णय होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी तो रिफॉर्म की जो प्रक्रिया पिछली बार शुरू हुई थी, जिसमें जीएसटी में बहुत बड़े सुधार किए गए थे, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। मुझे लगता है हमें जब तक जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तब तक इंतजार करना चाहिए।
सो मेरा सवाल संजय अग्रवाल सर, सवाल जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म है उसको शायद आप इग्नोर करा इग्नोर क्योंकि नहीं किया मैंने। हाँ मैंने इग्नोर इसलिए नहीं किया, आज का मेरा फोकस एमएसएमई सेक्टर था। सो उससे मेरे को लग रहा है कि मेडिकल देखिए, अभी तो इस वजह से मेडिकल टूरिज्म है, उसके अलावा टूरिज्म के लिए उन्होंने जो स्किल्ड गाइड की बात कही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके भी माध्यम से मैंने एक ही लाइन में कहा कि सरकार ने जिस मद में भी पैसे दिए हैं, एलोकेट किए हैं, अल्टीमेटली वो पैसा बाजार से कुछ ना कुछ खरीदा जाएगा तो वो पैसा अल्टीमेटली बाजार में आएगा। और खरीदेंगे किससे? या तो मेरे किसी व्यापारी से खरीदेंगे या किसी उद्योग से खरीदेंगे। तो जो हमारे भारत की जो सर्कुलर इकोनॉमी है, घूम फिर करके पैसा वो मेरी जेब में आएगा, फिर आपकी में चला जाएगा, फिर घूम करके मेरे पास आएगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी तेजी से चले, उसके लिए जरूरत है कि वो इकोनॉमी ब्रेक ना हो, ब्रेक नहीं हो। इसके लिए ये सारे प्रावधान जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे प्रावधान इसीलिए किए गए हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी का जो पहिया है वो लगातार घूमता रहना चाहिए। सर एक सवाल है, जैसे ही बजट आया उसके साथ ही शेयर बाजार धरा, आज भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। देखिए, इसके पीछे वजह क्या? देखिए शेयर बाजार, मेरा अपना मानना है, शेयर बाजार भारत की प्रगति का कोई बैरोमीटर नहीं है। शेयर बाजार के अपने डायनामिक्स है। तो शेयर बाजार ऊंचा जाएगा, नीचा जाएगा, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन वो व्यवस्था भारत के विकास या हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती या उसकी अक्षमता की बात करेगी, इस बात को मैं इसलिए स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेड के डायनामिक्स अपने हैं और शेयर बाजार के डायनामिक्स अपने हैं। अब मेरा घर कैसे चलेगा ये मैं तय करूंगा, मेरे घर की व्यवस्था क्या है ये मैं तय करूंगा, इनका घर कैसे चलेगा ये तय करेंगे। लेकिन हमारी ये परसेप्शन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये परसेप्शन है कि शेयर बाजार ऊपर गया तो इकोनॉमी ऊपर जा रही है, शेयर बाजार नीचे गया तो नीचे जा रही है। तो किसी की संपन्नता या विपन्नता को हम ऊपर नीचे जाने से बैरोमीटर नहीं कर सकते। बिल्कुल भी शेयर बाजार का इससे कोई लेना देना नहीं है। शेयर बाजार कैसे ऑपरेट होता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें तथ्यों के आधार पर बातचीत करनी चाहिए, और जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं और उनके समर्थन में मैंने जो बातें कही हैं, एक व्यापारी होने के नाते से मैं जितना व्यापार को समझता हूँ, मुझे मालूम है कि आज पैसे की कितनी जरूरत होती है हमारे आम व्यापारी को, और यदि उसका बिल डिस्काउंट हो जाए, तो अभी तक होता नहीं था, तो दोनों को फायदा है। मैंने माल खरीदा, मुझे इमीडिएट माल मिल गया, मेरी जेब में आज पैसे नहीं है, मैं धीरे धीरे चुका करके पैसे दे दूंगा। जिसने माल बेचा उसको एक तरीके से नगद माल बिक गया उसका, क्योंकि इधर माल बिका, उसके पैसे तो उसके पास में आ गए। तो ये जो व्यवस्था हुई है, इस व्यवस्था से बाजार में कैपिटल का फ्लो काफी हद तक बढ़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो जो चलिए, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं चांदनी चौक का सांसद हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चांदनी चौक की चाट पकौड़ियाँ आप लोगों को खिलाने के लिए इसकी पूरी व्यवस्था बाहर है। तो कृपया आप सब लोग चाट पकौड़ी खा कर